नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन नाम की जो करंट अफेयर्स की विशेषांक वार्षिकी आती है, उसमें से अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। उसी क्रम में आज हम आर्थिक परिदृश्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सभी वीडियोज को ध्यान से देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट है और उसमें करंट अफेयर्स मैगजीन्स नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें हमारे वो सभी वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास आ ही रहे होंगे। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हैं, उनको एक एक करके धीरे धीरे करके देख लीजिए। एग्जाम के पहले आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा मंथन के अतिरिक्त जो दृष्टि मैगजीन आती है उसके भी सभी सेक्शंस पड़े हुए हैं और उसके अलावा जो समसामयिकी क्रॉनिकल नाम से एक मैगजीन आती है उसकी वार्षिकी के भी सभी सेक्शंस उसमें वीडियोस के फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो आइए चलिए मित्रों देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश सिंगापुर बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के दौरे के दौरान वहां कंपनियां भारत में निवेश की खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। सिंगापुर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अगले 4 साल में भारत में निवेश की रकम दोगुनी करेगी। आगे देखते हैं। टेंसन की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने पाम भुगतान तकनीक विकसित की है। वर्तमान में यह तकनीक चीन के कुछ मेट्रो स्टेशनों, बड़े खुदरा दुकानों और रेस्तरां में भी उपलब्ध है। इसे बीजिंग में लॉन्च किया गया है। ये पाम तकनीक है क्या भुगतान की है? बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है। लेन देन को अधिकृत करने के लिए किसी व्यक्ति की हथेली की अनूठी विशेषताएं जैसे नस की पैटर्न, सतह की बनावट आदि का उपयोग करती है। यह सामान्यतः इंफ्रारेड सेंसर और कैमरों का उपयोग किया जाता है। हथेली को स्कैन करके उपयोगकर्ता भौतिक कार्ड या मोबाइल डिवाइस के बिना तीव्र एवं सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। ये एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन का ऋण दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दिया गया है। ये एशियाई विकास बैंक है क्या? ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। वर्तमान में 68 देश सदस्य हैं। मुख्यालय इसका फिलीपींस मनीला में है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो मासाका सुगा अस्कावा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तान HAL को 2024 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। अब ऐसी महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़ के 14 हो गई है और इसकी जो सूची है महारत्न कंपनियों की वो मैं आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत किए दे रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी भारत के महारत्न कंपनी की सूची में शामिल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड NTPC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC, पावर फाइनेंस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और अब 14वीं बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और 23 दिसंबर 1940 में स्थापना हुई थी, अर्थात आजादी के पहले।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। और अभी हमने आपको बताया कि महारत्न का दर्जा मिला है। इसके अलावा सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड्स और रेल टेल और सतलुज जल विद्युत निगम को नवरत्न का भी दर्जा दिया गया है। भारत खनिज सुरक्षा, हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। इस वित्त नेटवर्क का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप के संस्थानों को एक साथ लाकर सहयोग, सूचना विनिमय, सह वित्त पोषण को बढ़ाना है। आरबीआई द्वारा भुगतान प्रणाली में सुधार, अक्टूबर 2024 में एकीकृत भुगतान प्रणाली अर्थात यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट पर लेन-देन की सीमा में वृद्धि की है। आइए देखते हैं ये यूपीआई 123 क्या है। मार्च 2022 में फीचर फोन उपभोक्ताओं को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए ये शुरू किया गया था। अर्थात जो की बटन वाला, की पैड वाला जो फोन है उसके लिए ये काम करता है। यूपीआई 123 पे फीचर फोन उपभोक्ताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो सुरक्षित तरीके से यूपीआई भुगतान उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो सीमा पहले 5,000 रुपए तक थी वो बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यूपीआई लाइट जो है ये एक नया भुगतान समाधान है। 500 रुपए से कम मूल्य लेने को संसाधित करने के लिए विश्वसनीय एनपीसीआई एप्लीकेशन का लाभ उठाता है। इसकी सीमा 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है यूपीआई लाइट की। स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता, हाल ही में भारत ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी समूह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके दो भाग हैं, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। यह स्वच्छ ऊर्जा विकास, जो स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता है, यह स्वच्छ ऊर्जा विकास, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता है, इसका जो उद्देश्य है वह समझौता भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना और सदस्य देशों के बीच टैक्स पारदर्शिता को बढ़ाना। अगला जो महत्वपूर्ण जो आर्थिक परिदृश्य में है वो है श्वेत क्रांति 2.0। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत कर दी है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया है। अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में ये जो खरीद है 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1,000 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई है देश की उसको आगे बढ़ाना। और श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख स्तंभ है महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, डेयरी उत्पाद निर्यात को बढ़ाना। ULI जनधन आधार मोबाइल की जो ये त्रिमूर्ति है यूपीआई के साथ, अब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI का आगमन भारत की डिजिटल और आर्थिक आधारभूत संरचना में परिवर्तन ला सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया नया प्लेटफॉर्म है। 10 अगस्त को निर्बाध कर्ज प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के तहत इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की गई है और इसके नाम दिया गया है ULI, मतलब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर मंच की शुरुआत की गई है। यह स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी निकायों से सभी हितधारकों के बीच सहयोग और विचारों का आदान प्रदान करेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो भास्कर के नाम से पूछेंगे, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री नहीं पूछेंगे। 6 फसलों के MSP में बढ़ोतरी की गई है।
सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है बढ़ोतरी की है। गेहूं का एमएसपी 150 रुपया बढ़ाकर 2,425 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है। रबी की जो 5 और फसल है, चना, मसूर, सरसों, कुसुम का भी एमएसपी बढ़ाया है। गेहूं का 2,425, जौ का 1,980, चना का 5,650, मसूर का 6,700, सरसों का 5,950 और कुसुम का 5,940। उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली। भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। वर्तमान में यह ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग सिस्टम पर कार्य कर रहा है। यह इस समय जो फास्टैग आधारित प्रणाली है, इसको दीर्घकालिक में बदलना है। इसको शुरुआत में 100 टोल प्लाजा पे मॉनिटरिंग के लिए चालू किया जाएगा और अगर ये सफल होता है तो पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट शुरुआत की है। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब डेबिट या भौतिक कार्ड की आवश्यकता के बिना एटीएम में नकदी जमा कर सकेंगे और उसे निकाल भी सकेंगे। कार्डलेस कैश डिपॉजिट का विकल्प प्रदान करता है। यह सुविधा केवल उन एटीएम पर उपलब्ध है जिनका उपयोग नकदी जमा करने और निकालने दोनों के लिए किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं पर यह सुविधा लागू है। गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर 10 गुना बढ़ चुका है। हाल ही में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मामले में शहर और गांव के बीच अमीरी गरीबी की खाई अब भी बेहद चौड़ी है। गांव और शहर में सबसे निचले पायदान के लोग खाने पीने पर जितना खर्च करते हैं, शीर्ष पर मौजूद लोग उससे 7 से 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। गांव में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 3,773, शहरों में 6,459 रुपए है। यह व्यय गांव के मुकाबले शहरों में 71% ज्यादा है। 2011-12 में ये 84% ज्यादा था। गांव में निचले पायदान पर जो 5% लोग का प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 1,373 है, जबकि ऊपर के जो 5% लोग हैं उनका औसत 10,501 रुपया है, जो कि नीचे की तुलना में 7.5 गुना ज्यादा है। वहीं शहरों में सबसे नीचे पायदान पर 5% लोग 2,001 रुपये प्रति माह खर्च करते हैं और शहरों में जो ऊपर के जो 5% लोग हैं वो 20,824 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं, जो निचले पायदान पर 5% लोगों के व्यय से 10 गुना ज्यादा है। अलग अलग राज्यों में अंतर अलग अलग है। केरल में यह अंतर सबसे कम है, 19% का अंतर है केवल। डिजिटल कृषि मिशन। हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में 13,966 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है? उनकी आय बढ़ाना और इसके निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल है इसमें। और इसके आधार पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आधार पर उसको मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। मृदा प्रोफाइल, डिजिटल फसल अनुमान और आधुनिक तकनीकें इसमें शामिल है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रोजेक्ट है नेक्सस। इसमें घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर सीमा पार तत्काल खुदरा भुगतान करने की एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसमें क्या किया जाएगा? इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन आसियान के 4 देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड तथा भारत के एफसी को जोड़ना है। और ये इससे जिससे वहां पर रह रहे भारतीयों को तुरंत जो है भुगतान हो सके। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024। जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है। मार्च 2024 के लिए इस सूचकांक का मान 64.2 था, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था।
इस सूचकांक का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, निम्न आय वाले और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित लागत पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना है। चीन और भारत के मध्य उच्चतम व्यापार। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वर्ष 2024 में चीन से $100 अरब के अधिक आयात होने के साथ चीन 2 वर्ष के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। 22-23 के दौरान भारत का शीर्ष जो भागीदार है वो अमेरिका था और इस वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $118.4 बिलियन तक पहुंच गया है। चीन से भारत में प्रमुख आयात मतलब चीन से हम क्या मंगवाते हैं? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग सामान, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, प्लास्टिक, अन्य विनिर्माण वस्तुएं व कपड़े, दूरसंचार, स्मार्टफोन के पार्ट्स, ये सब ज्यादा आता है। और भारत से चीन को क्या जाता है? इंजीनियरिंग सामान, कृषि संबद्ध उत्पाद, अयस्क खनिज, रसायन और संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से अपना 100 टन करीब 1 लाख किलो सोना वापस मंगा लिया है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। मार्च 24 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822 टन सोना था, जिसमें 413 टन विदेशों में जमा था और कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। आरबीआई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। इसका उद्देश्य है सोने को अलग अलग जगहों पर रखना ताकि जोखिम कम रहे और इसके पहले सोने की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाता है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके पहले 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ी थी। अंकटाड है क्या? 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड का कहना है 6.4 और आईएमएफ का कहना है 6.8 और 2025 में 6.5 रहेगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज गति से वृद्धिशील अर्थव्यवस्था है और इसी अवधि में चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.6% की दर से बढ़ेगी। कारोबार के लिए भारत सबसे भरोसेमंद स्थान है। ये एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के आधार पर जो गैर सरकारी संगठनों पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है। मीडिया पर विश्वास के मामले में और सरकार पर भरोसे के मामले में 5वें स्थान पे है। सरकार के प्रति अपने लोगों के भरोसों के संदर्भ में सऊदी अरब शीर्ष पर है। मीडिया पर भरोसे के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है और अपने नियोक्ता पर भरोसा जताने के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है और भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। इंडेक्सेशन केंद्र सरकार ने 24-25 के बजट में अचल संपत्तियों पर मिलने वाले इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया है। इसकी भरपाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की दर को कम करके किया गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से आवासीय संपत्ति बेचने पर अब एलटीसीजी इंडेक्सेशन यानी महंगाई को समायोजित करने का लाभ नहीं मिलेगा। पुरानी अचल संपत्तियों बेचने पर लोगों को महंगाई समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही उन्हें अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। बजट में लाए गए बदलावों के मुताबिक 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली गई संपत्तियों पर करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ बराबर रखा है। कर की दर में बदलाव 23 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। क्या था इंडेक्सेशन लाभ? यह ऐसा नियम था जो महंगाई के हिसाब से अचल संपत्ति की कीमतों को समायोजित करता था। इसे समझने के लिए पहले कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को समझना जरूरी है। ये एक ऐसा नंबर होता था जो हर साल बदलता है। अचल संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति को खरीद वर्ष के हिसाब से एक नंबर मिलता है। इस नंबर के हिसाब से महंगाई लागत को संतुलित कर ये टैक्स निकाला जाता था। भारत डिजिटल रूप से वितरित
सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। WTO द्वारा जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है और इस वृद्धि के बाद भारत ने रैंकिंग में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड से पीछे है। भारत में विदेशी निवेश पाने के मामले में भारतीय शेयर बाजार पिछले एक साल में तीसरे स्थान पर रहा और रिटर्न देने के मामले में ये दूसरे स्थान पर रहा। फीडिंग विंटर, स्टार्टअप्स में कम पूंजी प्रवाह की एक लंबी अवधि और वित्तीय अनिश्चितता के दौर को फंडिंग विंटर कहा जाता है। दाल चावल फंड नामक पद एक सरल, विश्वसनीय और सुसंगत निवेश रणनीति का संकेत देता है जो दाल व चावल जैसे मुख्य भारतीय भोजन के समान है। यह फंड व्यापक आधार वाला म्यूचुअल फंड माना जाता है जो हर समय उपयुक्त होने के साथ कई क्षेत्रों में विस्तृत है। अगला जो है डिजिटल करेंसी या ई रुपया, नोट और सिक्कों इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इसके इस्तेमाल करके जो है आपको फिर कैश लेन देन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएई को रुपए में पहला भुगतान 25 नवंबर 2023 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया। इससे पहले जुलाई 2023 में जो स्थानीय मुद्रा है उसमें आपस में लेन देन जो है करने के लिए समझौता हुआ था। वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC एक वित्तीय केंद्र है जो घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है और इसका मुख्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार, बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरे वर्ष पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 के 24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार जीता है। अगला देखते हैं भूख हॉटस्पॉट संसार में पाए जाने वाले मेगा डायवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं जहां जंतु उत्पादक की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार तीव्र खाद्य असुरक्षा जहां बढ़ रही है उसे भूख हॉटस्पॉट कहते हैं। ग्रीन स्टैम्प पेपर, पंजाब सरकार ने पंजाब में उद्योगपतियों को उद्योग विकसित करने के लिए ग्रीन स्टैम्प पेपर जारी किया है। इसे उद्योग लगाने में उन्हें सरलता प्राप्त होगी और अप्रूवल केवल 15 दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। कुछ अनौपचारिक आर्थिक संकेतक हैं, देख लेते हैं एक मिनट में। लिपस्टिक इंडेक्स, ये एस्टी लॉडर कंपनी मतलब सौंदर्य प्रसाधन की एक अग्रणी वैश्विक कंपनी है, उनका एक आर्थिक संकेतक है। इसके अनुसार आर्थिक मंदी के दौरान लिपस्टिक जैसी विलासिता की सस्ती वस्तुओं में वृद्धि हो जाती है। जब उपभोक्ता वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह अधिक महंगी वस्तुओं पर कटौती करते हैं, फिर भी अपने मनोभाव को बेहतर बनाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन जैसी सस्ती विलासिता वाली वस्तुओं का खूब प्रयोग करते हैं। अगला है हेमलाइन इंडेक्स। यह सूचकांक महिलाओं की स्कर्ट की लंबाई और आर्थिक प्रदर्शन के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। माना जाता है कि आर्थिक उछाल के दौरान हेमलाइन बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग छोटी स्कर्ट पहनते हैं, जबकि आर्थिक मंदी के दौरान हेमलाइन में गिरावट आती है और लोग लंबी स्कर्ट पहनने लगते हैं। इस अवधारणा को पहली बार अर्थशास्त्री जॉर्ज टेलर ने 1920 के दशक में प्रस्तुत किया था। अगला जो इंडेक्स है वो है बिग मैक इंडेक्स। ये क्रय शक्ति क्षमता मुद्रा मूल्यांकन को मापने के लिए विभिन्न देशों में बिग मैक की कीमत का उपयोग करता है। ये हेमलाइन इंडेक्स की तुलना में अधिक मजबूत इंडेक्स माना जाता है। विभिन्न देशों में मुद्रा मूल्यांकन जीवन यापन की लागत का एक ठोस माप प्रदान करता है। तो मित्रों, जो आर्थिक परिदृश्य है इस मैगजीन में वो यहीं पे समाप्त होता है। आर्थिक परिदृश्य के बाद अभी और भी इसमें सेक्शन है, उनको आज से कल तक उनको भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।